जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का चैप्टर 3 देखेंगे, जिसमें हमें उदारवाद लोकतंत्र की विचारधारा के विषय में पढ़ना है। चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ लिया है पूंजीवाद विचारधारा को, आगे हमें समाजवाद विचारधारा को पढ़ना है। सभी चीज़ें आपको एक चैप्टर वाइज पढ़ाई जा रही हैं। फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर पहले ही करा दिया गया है, क्योंकि ये चैप्टर जो है हमें लगा कि करा दिया गया है। उदारवाद हमने वीडियो बना लिया था लेकिन अपलोड नहीं किया, और बाद में हमें लगा कि जब 5 चैप्टर अपलोड कर दिया है तो थर्ड अपलोड किया ही होगा, तो उसे डिलीट कर दिया था। फिर से आपके लिए यह वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कमेंट किए सर आप तो लगता है थर्ड चैप्टर भूल ही गए। तो इसके लिए आपको उदारवाद लोकतंत्र की विचारधारा को हम यहाँ पर बताने चल रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। एक भी आपके चैप्टर छोड़े नहीं जा रहे हैं। जो भी मान लीजिए छूट जा रहा है कोई टॉपिक, आपके कमेंट के द्वारा उसको चैप्टर बना के फिर पढ़ा दिया जा रहा है। इस हिसाब से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आप कोई भी एक प्रकार से डाउट न रह जाए। तो चलिए देखते हैं उदारवाद लोकतंत्र की विचारधारा। इसके नोट्स कहाँ पर मिलेंगे आपको पता ही होंगे, नहीं पता वीडियो लेक्चर के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। उदारवाद आखिर होता क्या है? उदारवाद और लोकतंत्र दोनों ही आधुनिक राजनीतिक चिंतन के आधारभूत स्तंभ जो है वह माने जाते हैं। इन्हें अक्सर साथ साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि दोनों का मूल उद्देश्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता है। अर्थात लोकतंत्र जो होता है टू द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, अर्थात जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा जो एक प्रकार से शासन होता है, जो तंत्र होता है, वही लोकतंत्र डेमोक्रेसी कहलाता है। वह भी जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता है, और उदारवाद जो है वह भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता है। उदारवाद की विचारधारा को अगर हम समझें तो उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक सामाजिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों और अवसरों की समानता पर बल देता है। इसके मुख्य तत्वों की बात करें तो मुख्य तत्व हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद के मुख्य तत्व तो क्या है? सबसे पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी व्यक्ति के विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और संघ बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा तत्व है समानता। सभी नागरिकों को समान जो है अवसर मिलना चाहिए। न्याय, राज्य कानून के अनुसार कार्य करे और नागरिकों के अधिकार की सुरक्षित रहे। एक प्रकार से यह भी जो है उदारवाद की विचारधारा का तत्व है। अगला है सीमित सरकार। सरकार का कार्य जो है जनता की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना है, न कि अनावश्यक हस्तक्षेप करना। इसी विचारधारा किसकी है? उदारवाद की। धर्मनिरपेक्षता, राज्य और धर्म को अलग रखना, अर्थात राज्य किसी भी एक धर्म को प्रायोरिटी न दे, किसी भी धर्म के बारे में न सोचे, सबका समान रूप से जो है जन कल्याण करे, सबके विषय में सोचे। मुक्त बाजार, आर्थिक गतिविधियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन आज के समय में देखने को मिल रहा है आधुनिक जो उदारवाद है वह सामाजिक सुरक्षा की भी बात कर रही थी। एक प्रकार से शुरुआत जब हुई थी तो सिर्फ उसमें आर्थिक गतिविधियों की स्वतंत्रता की बात की जा रही थी, लेकिन आज के समय में सामाजिक सुरक्षा की भी बात उदारवाद में की जाती है। लोकतंत्र की विचारधारा की बात करें, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता द्वारा शासन, जो कि हमने आपको बताया फॉर द पीपल, टू द पीपल, फ्रॉम द पीपल जो है वही डेमोक्रेसी है, वही लोकतंत्र है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? जनसत्ता, सत्ता का अंतिम स्रोत जो है जनता होती है। सत्ता जो है वह जनता द्वारा जो है वह चुनी जाती है। निर्वाचन प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से शासकों का चयन होता है। कानून का शासन, सबके लिए समान कानून और न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। मौलिक अधिकार, नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकार जो होते हैं वह मौलिक अधिकार होते हैं। सहमति और बहुलता, विभिन्न मतों और विचारों को स्थान देना। उत्तरदायित्व और पारदर्शिता, सरकार जनता के प्रति जो है जवाबदेह रहती है। उदारवाद और लोकतंत्र के संबंध की बात करें तो लोकतंत्र बिना उदारवाद के केवल बहुमत का शासन बना सकता है, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों का दमन हो सकता है। अर्थात उदारवाद न रहे तो लोकतंत्र जो है सिर्फ बहुमत का शासन बना सकता है। उदारवाद जो है वह लोकतंत्र को संविधानवाद और अधिकारों का आधार देता है, ताकि सत्ता का दुरुपयोग न हो। उदारवाद जो है वह लोकतंत्र में न केवल जनता शासन करती है, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकारों की भी रक्षा करती है। जो उदार लोकतंत्र है, लिबरल डेमोक्रेसी है, उसमें जनता शासन करती तो है ही, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता और उनके अधिकारों की भी रक्षा की जाती है। किसमें?
उदार लोकतंत्र में। उदार लोकतंत्र वह व्यवस्था होती है जिसमें लोग सर्वोच्च शक्ति धारक होते हैं, वे ही सरकार बनाते हैं तथा समय समय पर सरकार को परिवर्तित कर सकते हैं। लोग अपने राजनीतिक दलों तथा हित समूहों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेते हैं। सरकार जनमत के प्रति लगातार उत्तरदायी होती है। लोगों को विस्तृत अधिकार तथा स्वतंत्रता प्राप्त होते हैं और जिन्हें संवैधानिक रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार से अभी तक आपने क्या समझा? उदारवाद को समझा, फिर लोकतंत्र को समझा, फिर उदार लोकतंत्र को एक में मिला के आपने समझा, और उदारवाद और लोकतंत्र में क्या संबंध है यह भी आप समझ चुके होंगे। कोई भी पॉइंट पे आपको डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। उदार लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है उदार लोकतंत्र में सरकार जनता की प्रतिनिधि होती है। यह लोगों द्वारा निर्वाचित की जाती है। विधान पालिका के सदस्य एक निश्चित अवधि के लिए लोगों द्वारा चुने जाते हैं, अर्थात यहाँ से प्रतिनिधि चुनकर जो है सदन में भेजा जाता है और यहाँ की समस्याओं को वह सदन में प्रस्तुत करते हैं। अर्थात जो सरकार होती है वह जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। उसकी समस्याओं को वह प्रतिनिधि एक प्रकार से हल करने का प्रयास करता है। जनता के कल्याण को पूर्ण करने का प्रयास वह प्रतिनिधि करता है। विधान पालिका राष्ट्रीय जनमत का प्रतिनिधित्व करती है तथा राष्ट्र के धन पर नियंत्रण रखती है। लोगों को मतदान अधिकार जो है बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, संपत्ति या संप्रदाय के भेदभाव के समान रूप से प्राप्त होती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, हालांकि वह 18 साल प्लस रहना चाहिए। वयस्क मताधिकार का सिद्धांत प्रचलित होता है जिसके अधीन निश्चित आयु से अधिक के सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार प्राप्त होता है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है तथा उसे अपनी प्रतिनिधि प्रकृति लगातार बनाए रखनी पड़ती है तथा समय समय पर अपनी लोकप्रियता सिद्ध करनी पड़ती है। चुनाव द्वारा लोग सरकार को परिवर्तित भी कर सकते हैं। अगला क्या विशेषता है? उदार लोकतंत्र में लोगों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। उन्हें भाषण देने तथा विचार प्रकट करने, लिखकर या बोलकर दोनों प्रकार से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आप कमेंट करके हमें बताएं कि मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद में आपको हम ऑप्शन भी दे रहे हैं। अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब इन ऑप्शंस में से आप बताइए कि किस अनुच्छेद में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। कमेंट करके अवश्य बताएं अगर आपको पता हो। आगे हम बढ़ेंगे। जन प्रसार के साधन स्वतंत्र होते हैं। जनमत का निर्माण स्वतंत्रता पूर्वक होता है। प्रेस पर प्रतिबंध कम से कम होते हैं। लोगों को स्वेच्छा से अपने समूह एवं दल बनाने का अधिकार होता है। स्वेच्छा से दल बनाने का भी अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह भी वही अनुच्छेद है। आप इसको अवश्य कमेंट करके हमें बताइएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार के किस अनुच्छेद में आपको प्रदान है। तीसरी जो है हम विशेषता देखेंगे उदार लोकतंत्र की। तो उदार लोकतंत्री व्यवस्था गला बैठ कार्यपालिका की भूमिका परिभाषित होती है। राजनीतिक कार्यपालिका नीति निर्माण एवं निर्णय निर्माण करती है तथा स्थायी कार्यपालिका अर्थात नौकरशाही सरकार की नीतियों तथा निर्णयों को यह लागू करती है। नौकरशाही निष्पक्ष होती है तथा राजनीतिक कार्यपालिका की अध्यक्षता में कार्य करती है। राजनीतिक कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए जनता तथा विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथी विशेषता क्या है? उदार लोकतंत्र में सीमित सरकार की धारणा निहित होती है। सरकार केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करती है जो संविधान इसे प्रदान करता है। जिस ढंग से इन शक्तियों का प्रयोग सरकार को करना होता है वह भी निश्चित होता है तथा संविधान द्वारा निर्देशित होता है। सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग मनमाने अत्याचारी ढंग से नहीं कर सकती है। सरकार की शक्तियां परिभाषित होती हैं। सभी अंगों के परस्पर संबंधों का भी स्पष्ट वर्णन किया गया होता है। पांचवा है उदारवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था में सरकार की क्रियाओं पर सामाजिक एवं आर्थिक अवरोध तथा संतुलन होते हैं। ऐसा समाज में विद्यमान विभिन्न हित समूहों तथा अन्य सामाजिक आर्थिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। इन्हें समाज में कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। हित समूह, सामाजिक आर्थिक संस्थाएं तथा राजनीतिक दल हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचार, राजनीतिक सामाजिकरण एवं भर्ती के प्रमुख भूमिका जो है यह निभाते हैं।
ये सरकार की नीति निर्माण तथा निर्णय निर्माण कार्यों को प्रभावित करते हैं। सभी निर्णय, विशेषकर सामाजिक आर्थिक निर्णय, सरकार द्वारा अकेले ही नहीं लिए जाते। हित समूह जो है इस क्रिया में भागीदार एक प्रकार से बनता है। लेकिन उदार जो लोकतंत्र है तभी सफलता से कार्य कर पाता है जब लोग शिक्षित हों, अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति सचेत हों तथा समाज में आर्थिक समानता हो। अगर समाज में गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, पिछड़ापन, रूढ़िवादिता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, भाषावाद और संकुचित विचारों का प्रभाव हो तो उदार लोकतंत्र की सफलता तथा कुशलता एक प्रकार से अधूरी ही रह जाती है। सरकार पर लगे अवरोध सरकार को कमजोर कर सकते हैं। योग्य नेतृत्व के अभाव तथा कमजोर एवं भ्रष्ट राजनीतिक दलीय व्यवस्था की उपस्थिति में भी उदारवादी लोकतंत्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है। एक प्रकार से सभी चीज़ें, विशेषताएं और जो भी बातें थी आपने समझ ली। उदार लोकतंत्र के लक्ष्य की बात करें तो नागरिकों की स्वतंत्रता इसका लक्ष्य है, कानून के सम्मुख समानता इसका लक्ष्य है, भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा इसका लक्ष्य है। यह विशेषताएं, ये महत्व, ये लक्ष्य आपको सिर्फ बताए जा सकते हैं, समझाने की इसमें कोई बात नहीं है। इसलिए ये चैप्टर अच्छे से आपको बस सुनना है ध्यान से, और एक बार यह जो नोट्स दिए जाएंगे इससे रिवीजन कर लेना है। उदार लोकतंत्र के गुण की बात करें तो इसका सबसे पहला गुण है लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन देखने को मिलता है। दूसरा है सरकार के सभी इच्छाएं जो हैं, विपदाएं समान होती हैं। तीसरा है इसका गुण लोकतंत्र में विप्लव की संभावनाएं घट जाती हैं। चौथा है भय रहित शासन व्यवस्था, क्योंकि शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीभूत नहीं होती। पांचवा है लोकतंत्र में जनता का राजनीतिक शिक्षण संभव हो जाता है। छठा है लोकतंत्र को नैतिक विकास की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार से आपका चैप्टर हुआ समाप्त। बाकी आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का लिंक है, टेलीग्राम यह डिस्कशन ग्रुप है, कोई भी डाउट रहे वहाँ पर पूछ सकते हैं। चैप्टर में जो लेक्चर कर रहे हो अगर उसमें डाउट हो तो उसी के कमेंट के नीचे आप पूछ लीजिए, उसको आपको बता दिया जाएगा। जो टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं उनके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है। बाकी नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, मात्र 25 रुपये में आपको व्हाट्सएप पर आप QR कोड भेजा जाएगा, पेमेंट कर देंगे, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो भी चैप्टर कराए जा रहे हैं, लगातार नोट्स भेजे जा रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री के नोट्स जो भी ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं उनको पता होगा कि पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, और सभी नोट्स आप सभी को मिल चुके हैं। अब जो है सभी सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुरू किया जाएगा सॉल्व कराना, और उसके भी नोट्स आपको उस ग्रुप में भेजे जाएंगे, जो कि बेहतरीन तैयारी आपकी कराई जाएगी मात्र 25 रुपये में। एक पेपर के दोनों पेपर, पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों का लेना है। 50 रुपीज़ पेमेंट कर दीजिए, ग्रुप में ऐड हो जाइए, बेहतरीन तैयारी करिए। 25 रुपये आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपको ज़्यादा लग रहा हो, नहीं आपको जुड़ना हो तो ये जो क्लासेस कराई जा रही हैं इससे आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए, बेहतरीन तैयारी करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य करिए क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।